हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। पिछली क्लासों में हम चर्चा कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पहला चैप्टर हम केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा की थी। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हमने देखा था कि अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचय अपचय। ये 5 प्रकार के रिएक्शन हम पढ़े थे कि ये 5 प्रकार से हमने कैटेगराइज किया था रिएक्शन। तो इसमें हमने 2 पिछले लेक्चर में पढ़ ली। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है हमने बताया, जब ए और बी कोई 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन भी हमने पढ़ा था, जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ए बी सी करके ऐसे ब्रेक हो जाए मल्टीपल प्रोडक्ट्स में तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। और हमने यहाँ देखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन था, जहां पर हम गर्म करने पे कोई पदार्थ ब्रेक डाउन हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन था, इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं उसके कारण कोई पदार्थ ब्रेक डाउन हो जाए। और तीसरा था आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इन 3 टाइप को हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स इनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। यदि अभी आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनके बारे में नहीं जानते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है नहीं जानते हैं, तो आप पिछले लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, तो हमें सबसे पहले तो हमें आज समझना है मेटल रिएक्टिविटी टेबल। ठीक है, ये आपकी एक टेबल है, इसको समझना है। इसको हम बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी टेबल, धातु सक्रियता श्रेणी। क्या हमें पढ़ना है आज? सबसे पहले धातु सक्रियता श्रेणी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम इसको पहले ही समझ ले रहे हैं। ये पहले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम लोग दूसरा चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे, जब वहां पे एसिड से रिएक्ट कराएंगे मेटल को, तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे, मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे, तो वहां भी जब मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे तब भी वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको अलग अलग कैटेगराइज ना करके एक साथ डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं कि आखिरकार एक्टिविटी सीटेज है क्या। ठीक, तो हमने हाई स्कूल के एनसीईआरटी के हिसाब से हमने ये बनाया है। तो पहला है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। फिर है सोडियम, फिर है बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। आई होप बात इतनी क्लियर हो गई होगी। ठीक, कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक, अब यहां पे यदि हम हाइड्रोजन को एक डिवाइडिंग लाइन बना लेते हैं, हाइड्रोजन को क्या बना लिया, इसके जो ऊपर होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, या कहें हम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन।
ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने अभी से बना लिया, ये ऊपर जो है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो क्या कम रिएक्टिव है। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो आपकी इसकी रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल सा मतलब जो टॉप पर है, जो कहाँ है, टॉप पर है, वो हाई रिएक्टिव। क्या है, हाई रिएक्टिव। और जो बॉटम पर है, जो बॉटम पर है वो क्या है, लो रिएक्टिव। सिंपल सी यदि हम बात करें, ऐसे कंपेयर करें कि एक हमने ले लिया बेरियम और एक हमने ले लिया टिन। क्या ले लिया हमने, एक ले लिया बेरियम और एक ले लिया टिन। इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बेरियम की टिन? तो आप तुरंत देखेंगे कि ऊपर कौन है, ऊपर है बेरियम। तो आपका बेरियम क्या होगा, हाई रिएक्टिव होगा और टिन है कैसा होगा, लो रिएक्टिव होगा। यानी कि जो टेबल पर टॉप होगा, आगे होगा, ऊपर होगा, वो अधिक क्रियाशील होगा, अधिक सक्रिय होगा। और जो नीचे होगा वो कैसा होगा, कम क्रियाशील होगा। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि ऊपर कैसी मिलेंगी आपको, रिएक्टिव मेटल मिलेंगी और नीचे लेस रिएक्टिव मेटल मिलेंगी। क्लियर बात। इसी को दिया कि मेटल्स एट टॉप आर मोर रिएक्टिव। जो ऊपर है वो कैसी हैं, अधिक सक्रिय हैं। कैसी हैं, अधिक सक्रिय। जो मेटल्स कहाँ है, ऊपर है, वो कैसी हैं, अधिक सक्रिय। जो मेटल्स कहाँ है, बॉटम पर है, वो कैसी हैं, कम सक्रिय हैं। कैसी हैं, कम सक्रिय। ठीक, इसको आप याद भी रख सकते हो ट्रिक से। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इंस्टीड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर से गोल्ड। ये आपका ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे याद करना, प्लीज से क्या हो गया, पोटेशियम। ऐसे आप इसको बना लो इसको। ठीक है, स्टॉप से क्या हो गया, सोडियम। क्या हो गया ये, सोडियम। स्टॉप से क्या हो जाएगा, सोडियम। कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक, इस टाइप से आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इस प्रकार से याद करने की कोशिश ना करें। आप पूरा एक दो बार बनाएं तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, आयरन Fe, फिर ये टिन, फिर ये लेड, ठीक, फिर ये हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक, उसके बाद सिल्वर, सिल्वर को लिखेंगे Ag और गोल्ड को Ag। ठीक, ये एक ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो। लेकिन बेटर यही है कि आप इसको पूरा ड्रॉ करें, 2-3 बार इसको ड्रॉ करें। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, सिंगल स्क्रीन में आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको विजिबल हो गया। इसको आप 2-3 बार पढ़ लें। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसको आप 3-4 बार लिखें, आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन हाई रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर बात। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग आगे हम लोगों को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है हमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ना है हमें, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सपोज एक कोई कंपाउंड था XY, क्या था कंपाउंड XY। एक कोई आया मेटल M, उसने क्या कर दिया, इस Y को इससे हटा दिया और क्या बना लिया,
एम एक्स बना लिया और प्लस वाई निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो एम है वो वाई से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, वाई इज लेस रिएक्टिव एंड एम इज मोर रिएक्टिव देन एम डिस्प्लेस वाई। ठीक है, जैसे हम जनरल फॉर्म की बात करें, क्या है, एक सॉल्ट था आपके पास BC, इसकी रिएक्शन किससे कराई, ए से, और क्या हो गया, AC बन गया और B डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, A इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन B। ए कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, B से। समझ में आई बात, कोई दिक्कत बताइए। यानी कि सिंपल सी बात समझिए कि जो हाई रिएक्टिव है, क्या है, हाई रिएक्टिव है, वो क्रिया करे सॉल्ट से, और कोई क्या है, लो रिएक्टिव है, उसको क्या कर दे, इस लो रिएक्टिव को कर दे डिस्प्लेस। क्या कर दे, डिस्प्लेस, यानी कि उसको हटा दे। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब कोई एक अधिक सक्रिय तत्व क्या करता है, कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, हिंदी में समझ सकते हैं, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को क्या करता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। सामान्य क्या है, ये सामान्य रूप है। इसका मतलब क्या है, ए अधिक तत्व है, ए अधिक सक्रिय और बी कम सक्रिय है। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। किस कलर का है, ये ब्लू कलर का है। किस कलर का है, ब्लू कलर का, नीले रंग का है। आपने क्या किया, इसमें आयरन फिलिंग्स डाल दी। क्या की, आयरन फिलिंग्स आपने डाल दी। जब आयरन फिलिंग्स इसमें डाली तो क्या हो गया, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो क्या होता गया, फेड होता गया। क्या होता गया, फेड होता गया। और कैसा कलर मिल गया आपको, ग्रीन कलर मिल गया। कैसा कलर मिल गया, ग्रीन। पहले एक सॉल्यूशन जो था वो कैसा था, ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट का। अब उसमें आपने आयरन फिलिंग डाल दी। आयरन फिलिंग्स डालने से आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड हुआ और ग्रीन कलर क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि CuSO4 से किसने, Fe ने रिएक्ट किया और Fe ने क्या कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि क्या हुआ, Fe ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या, Fe हाई रिएक्टिव और कॉपर लो रिएक्टिव। समझ गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वही हम बात करें। ठीक, हम बात करें CuSO4 का नीला विलयन था, उसमें आपने जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए, तब भी क्या होगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 बन जाएगा। अब आपको क्या था, आपने अगला एग्जाम्पल थर्ड वन देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था आपके पास। किसका सॉल्यूशन था, सिल्वर नाइट्रेट का, और आपने इसमें कॉपर फिलिंग्स डाल दी। ठीक, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को हटा देगा और क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, जो क्या है लेस रिएक्टिव है, जो क्या है लेस रिएक्टिव, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर वही बात, ठीक है, तांबा है, चांदी नाइट्रेट से क्रिया करेगा सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और चांदी को डिस्प्लेस कर देगा। लोहा है, ठीक है, वो तांबे सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिंक है, जिंक आपका कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सेम चीज। ठीक, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी टेबल ऑफ द मेटल्स। डिस्प्लेसमेंट किस पर निर्भर करता है? सक्रियता पर। किस पर निर्भर करता है? सक्रियता पर। किस पर निर्भर कर रहा है? सक्रियता पर निर्भर कर रहा है, रिएक्टिविटी पर निर्भर कर रहा है। यानी कि हाइयर रिएक्टिविटी सीरीज अ मेटल हाइयर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस अ मेटल लोअर रिएक्टिविटी। जो आपका हाई रिएक्टिव मेटल है, वही चीज हमने बताया, हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा किसको? लो रिएक्टिव मेटल को। वही चीज अभी हमने समझाई आपको कि अधिक सक्रिय तत्व क्या होगा? कम सक्रिय तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यदि हम बात करें कि जो मेटल कैसा है, लेस रिएक्टिव आने वाला, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे सपोज हमारे पास सॉल्यूशन FeSO4 का था, यहाँ पे हम समझ ले रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है और हमने सिल्वर से रिएक्ट कराया, तो बताइए कॉपर हाई रिएक्टिव है कि सिल्वर? तो जवाब आएगा कॉपर। जब कॉपर हाई रिएक्टिव है तो सिल्वर लेस रिएक्टिव हुआ, तो सिल्वर इसको डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। जैसे हमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, फेरस सल्फेट का, और उससे किससे रिएक्ट करा दिया? कॉपर से रिएक्ट करा दिया, तो क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी रिएक्शन। ठीक, यानी कि यदि लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यदि हाई रिएक्टिव मेटल उसी सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। डबल, उसके बाद आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसे होती है जिसमें दो कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं और आपस में आयंस का एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। सिंपल सी बात याद रख लो, जब भी क्या हो रहा है, किसी रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा हो, आयनों का आदान प्रदान हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे? उस अभिक्रिया को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जनरल फॉर्म क्या होगा? एक कोई सॉल्ट AB था, एक कोई सॉल्ट CD था, रिएक्ट हुए, तो A ने क्या किया? B को डोनेट कर दिया और D को ले लिया, तो क्या बन गया? AD और CB बन गया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? आप डिस्प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास Na2SO4 है एक, और दूसरा है आपका BaCl2। ठीक, तो यहां पर एक क्या है आपका? Na2SO4। Na के पास कौन से आयन है? SO4। और Ba के पास कौन से आयन है? क्लोराइड आयन। तो Na क्या करेगा? सल्फेट आयन को बेरियम को दे देगा, और बेरियम क्या करेगा? क्लोराइड आयन को सोडियम को दे देगा। तो बेरियम के पास कौन से आयन आ गए? सल्फेट आयन। और सोडियम के पास कौन से पहुंच गए? क्लोराइड आयन। तो ये आपका बन जाएगा, और BaSO4 का क्या बनेगा? व्हाइट PPT बनेगा। क्या बनेगा? व्हाइट PPT, सफेद अवक्षेप बनेगा। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपकी कई बार पूछी भी गई। क्या हो आपका? लेड नाइट्रेट है, उसको आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दें। किससे क्रिया करा दें? पोटेशियम आयोडाइड से। तो जो लेड है वो नाइट्रेट आयन को क्या कर देगा? पोटेशियम को दे देगा, और पोटेशियम क्या करेगा? आयोडाइड आयन को किसको दे देगा? लेड को दे देगा। देन ये क्या करेंगे? आयन एक्सचेंज करके क्या बनाएंगे? लेड आयोडाइड बनाएंगे और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएंगे। और लेड आयोडाइड का कैसा बनेगा?
येलो पीपीटी बनेगा। कैसा बन जाएगा? येलो पीपीटी आपका बन जाएगा। सिंपल सी बात। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयन आदान प्रदान होता है। बस इतनी सी बात याद रख लो, आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आपका बेरियम सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, इनके बीच क्रिया हुई, क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा और यह अवक्षेप कैसा होगा? सफेद होगा। ठीक। लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड के बीच क्रिया हुई, तो लेड आयोडाइड का क्या बनेगा? पीला अवक्षेप बनेगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट टाइप ये है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो मोस्ट ऑफ कैसी होती हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कि जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। आ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अघुलनशील अविलेय अवक्षेप बनता है वो कहलाती हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे हमने AgNO3 लिया, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया, आयन एक्सचेंज हुआ, Ag ने NO3 को दे दिया सोडियम को और सोडियम ने क्लोराइड दे दिया Ag को, और क्या बन गया? AgCl बन गया। AgCl का क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा टाइप है? दूसरा भी है, एक और टाइप की होती है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं भी होती हैं, जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट में आती हैं। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन जैसे मान लो एक आपने एसिड लिया HCl और एक आपने ले लिया बेस NaOH। H के पास कौन से आयन है? Cl, तो Cl किसको डोनेट कर देगा? Na को। Na के पास है OH, OH दे देगा H को, तो ये क्या हो जाएगा? आयन एक्सचेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। ये भी कौन सा है? ये भी है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी कौन सा रिएक्शन है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में मेनली हाई स्कूल में हम लोग दो टाइप से रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन, कौन सी पढ़ते हैं? पीपीटी रिएक्शन, और दूसरी हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। दूसरी कौन से पढ़ते हैं हम लोग? दूसरी पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्लियर? आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, एक बार समरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, धातु सक्रियता सारणी। यानी कि इसमें जो ऊपर हैं वो कैसी हैं? अधिक सक्रिय हैं। ठीक है, और जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रही हैं? धातुएं कम सक्रिय हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होती है? अधिक सक्रिय धातुएं क्या करती हैं? कम सक्रिय धातुओं को उनके सॉल्ट से हटा देती हैं, उनके लवण से उनको डिस्प्लेस कर देती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है आयन का एक्सचेंज। दो सॉल्ट्स हैं, आपस में आयन एक्सचेंज करते हैं और नए दो सॉल्ट्स बना लेते हैं, तो ये कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।